जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की टीम को जो है वो अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी काविशों को, आप सबकी कोशिशों को खराज तहसीन। आप सब लोग इस सेशन का एहतमाम करते हैं, स्पेशली मिस मारिया नौशीन जो कि इसकी डायरेक्टर हैं, मिस सिद्रा वहीद जो कि इनके साथी हैं। माशाल्लाह सारी टीम को शुक्रिया और जो लोग जॉइन कर रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से खुशामदीद। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है तजुर्बा की अहमियत। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्रूशियल टॉपिक है। ये मैं शुरू ऐसे करूँगा कि आप लोगों में से अगर कोई लोग वो ऑटोमन एम्पायर की जो सीरीज़ चल रही है, जिसे पहले अर्तुगरुल गाज़ी और बाद में उस्मान गाज़ी अभी आज चल रही है। उसमें अगर कोई देखता है तो एक चीज़ आपने बड़े गौर से नोट की होगी, आप माशाल्लाह बड़े कीन ऑब्ज़र्वर हैं, सारे समझदार हैं, बाशऊर हैं, कि जो भी पहली बात है कि कोई भी बंदा ऊपर आता है, किसी पोज़ीशन पर आता है, किसी ओहदे पर आता है, तो एक तो बहादुरी उसमें बड़ा किरदार अदा करती है, ठीक है? लेकिन बहादुर तो अर्तुगरुल के साथी भी बड़े बहादुर थे। बहादुर होना एक हुनर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ में शऊर होना, सीखना, चीज़ों को एनालाइज़ करना और ये सारी चीज़ों को मुख्तलिफ मामलात में जब तजुर्बात होने, तो फिर उससे सीख के आगे बढ़ना सरबराह बनाया जाता था या उनको प्राइज़ दिए जाते थे। बाकी जो लोग जो बहादुर थे वो तो सिर्फ़ साथ लड़ते थे तलवारें लेके, लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनाते थे, जो सोचते थे, जो सीखते थे और जो हर तजुर्बे से सीखते थे, वही आगे बढ़ते थे, वरना जंगजू तो और भी बड़े थे। बिल्कुल। और एक तो ये बात, और जो नीचे से कोई भी बंदा जवान होता था, कोई किसी की औलाद, वो किसी की भी हो, स्पेशली यहाँ पे ड्रामे में दिखाया गया है कि अर्तुगरुल और उस्मान की और अर्तुगरुल की जो औलाद जवान होती थी, उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ता था। एक तो वो पढ़ाई करते थे, मदरसा जाते थे, मदरसा जाके जब वापस आते थे तो उनको ये प्रूव करना पड़ता था कि तुमने तालीम तो हासिल कर ली, अब इधर भी बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, हमारे जो हम जहाद कर रहे हैं, इसमें आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका वही बहादुरी, हुनर, जुनून की बेस पे कहना जी मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन वो लड़ना बहादुरी एक साइड पे, लेकिन उनको और भी जौहर दिखाने पड़ते थे अपनी सोच के, सीखने के, फिर उनको कहीं जाके कुछ ओहदा दिया जाता था, फिर उस ओहदे पे जाके आगे तरक्की करते थे। अच्छा, मैं अब यहाँ पे बात करूँगा चूँकि लेडीज़ में, वुमेन में, फीमेल में शऊर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जल्दी सीखती हैं और ज़्यादा जल्दी पिक करती हैं चीज़ों को। अच्छा, वहाँ पे शऊर का प्रॉब्लम आता था कि जब बच्चियाँ जवान होती थी तो शऊर तो होता था, लेकिन वो एक अदब का तकाज़ा बरकरार रखते हुए अपने से बड़े जो भी हैं, उनके साथ बड़े ही एहतराम से और अदब से पेश आना होता था। भले आपको वो लग रहा है गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आज को आपको दूँगा कि अभी जो करंट एपिसोड चल रही है उसमें उमर बे की बेटी है, उसका नाम क्या है? मालून खातून। अब वो शऊर वाली है, जज़्बा भी है, बहादुर भी है, सब कुछ है। लेकिन वो बार-बार अपने रिश्ते से, अपने ओहदे से तजावुज़ करने की कोशिश करती है। वो अपने सरदार को चैलेंज करने की कोशिश करती है। ये अलग बात है कि उसके बाप का हाथ भी होता है पीछे, वो भी उसको थोड़ा सपोर्ट करता है कि नहीं ठीक है, इसी तरह करें। तो ये, लेकिन वो जब तक तजुर्बा नहीं ना होगा उसको, क्योंकि उस्मान सरदार बना है, सरदार किसी तजुर्बे की बुनियाद पे बना है। अब जब तक वो उस तजुर्बे को सरेंडर नहीं ना करेगी उसके आगे, कि मानेगी नहीं कि हाँ, ही इज़ सीनियर, तब तक उसको उसका जो शऊर है, उसकी बहादुरी जो है वो किसी काम नहीं आएगी। अगर याद रखिएगा, आपको शऊर आ गया है, आप जवान हुए हैं, आपको शऊर आया है, आपकी निगाहें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही हैं, जो आम बंदा नहीं देख रहा, जो हो सकता है आपके वालिदैन या आपके बड़े भी नहीं देख रहे। लेकिन आपको फिर भी उस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर जज़्ब करना है। देखिए, तजुर्बे के बगैर कोई इतने ज़्यादा डिसीजन मेकर हों, इतने ब्लंट हों, इतने आप बहादुर हों कि आप चीज़ों को करते-करते किसी जगह पे पहुँच जाएँ, एकदम नहीं पहुँचने होता। आपको एकदम कोई भी नहीं मानेगा। आप एकदम किसी से खड़े होके कहो जी नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह होता है, इस तरह नहीं, इस तरह होता है। कोई भी नहीं
मानेगा। भले उनका तजुर्बा है तो सही, लेकिन भले नाकिस हो, भले गलत हो। मैं यहाँ पे बात करूँ ज़्यादा हमारे इर्द-गिर्द के रिश्तों की। हमारे माँ-बाप हैं, हमारे बहन-भाई हैं, वो हमसे बड़े हैं, 5-5 साल, 10-10 साल बड़े हैं, या वालिदैन 20-20, 25-25 साल हमसे बड़े हैं। लेकिन वो जब उनका एक तजुर्बा है, वो गलत है या सही है, ये अलग बात है, ये बात की बात है। लेकिन एक चीज़ नोट कर लीजिए कि तजुर्बे के बगैर कोई भी बंदा आपको नहीं मानता। आप 20 साल के हैं, आपके पास तजुर्बा नहीं है, आपके पास शऊर है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास तालीम अपने अंदर जज़्ब करके थोड़ा-सा तजुर्बा हासिल करना पड़ता है, तब आपको कोई मानता है। उसमें 5, 7, 10 साल लग जाते हैं, कम से कम 5-7 साल लग जाते हैं। कि फ़र्ज़ करें आपके पास 20 साल की उम्र में आप बड़े ज़हीन हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपने बैचलर्स कर लिया, या चलें 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया आपने, आपके अंदर शऊर आ गया, आपने बाहर यूनिवर्सिटी में बड़ी चीज़ें देखी। लेकिन आपके तजुर्बे को, जो आपका तजुर्बा है ना, वो उसको कोई बंदा नहीं मानेगा। ना आपके वालिद साहब मानेंगे, ना आपकी वालिदा मानेंगी, ना आपके बड़े बहन-भाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदा अपनी जगह पे तजुर्बा किया बैठा है, भले उनकी तालीम कम है, भले उनका तजुर्बा नाक़िस है, वो आपको कभी भी अपने बराबर खड़ा नहीं करेंगे, ना ही वो ये तसव्वुर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कम से कम 5-6 साल मेहनत करनी पड़ेगी, मामलात हल करने पड़ेंगे। उस मामलात करना पड़ेगा, रिज़ल्ट देने पड़ेंगे, तब वो आपको मानेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक मज़ाहिया मज़ाहिया ले रहे हैं इसको, मज़ाहिया ही बात है कि एक बंदा बेशऊरी में 40-50 साल क्रॉस कर गया है ना, 40 साल क्रॉस कर गया, 45 क्रॉस कर गया, 50 क्रॉस कर गया। अच्छा, उस बंदे की ऑटोमैटिकली इज़्ज़त बन जाती है। उसमें शऊर है, नहीं है, उसने तजुर्बा उसका गलत है सारा, उसका कहेंगे नहीं, नहीं भाई बड़े कह रहे हैं। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि आप 50 साल के हो जाते हैं ना, आपने पिछले 40 साल जितनी मर्ज़ी बेवकूफ़ी से गुज़ारे हैं, बेशऊरी में गुज़ारे हैं, आपको वैसे ही ऑटोमैटिकली समाज में इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। लो जी, वो काशिफ़ साहब ने गल की थी माशाअल्लाह, क्योंकि काशिफ़ साहब ने ज़ाहिर है पैसे भी कमाए होंगे, कोठी भी बनाई होएगी, बच्चिਆਂ ਨੂੰ ज़रूरियात पूरियां कीतियां होंगियां, ते भावें काशिफ़ साहब बोंगियां मारन, लेकिन लोग कहेंगे नहीं नहीं काशिफ़ साहब ने किया है तो चलो सही है, ठीक है, यानी उम्र गुजारी है, जितने ना वाल चिट्टे कीते। हमारे यहाँ उम्र के लिहाज से भी तजर्बे को तस्वर किया जाता है कि जी 50 साल का कोदा तजर्बा तो है ना। ये नहीं देखा जाता कि इसकी परसेप्शन सही थी, इसका तजुर्बा सही था, सही फैसले किए। पुराने भूल जाते हैं, फैसले कोई भी नहीं याद करवाता, क्योंकि एक तो शऊर की कमी है, दूसरा फिर आप ज़ाहिर है मामा, चाचा, वालिदैन बन चुके होते हैं, तो फिर ऑटोमैटिकली आपकी इज़्ज़त बन जाती है। तो इसलिए आपको इसकी मिसाल लीजिए कि टीचर, आप किसी को बताएँ ना कि मैं टीचर हूँ, तो वो आपकी 50% रिस्पेक्ट तो वैसे ही करने लग पड़ता है। कि यार टीचर है, बच्चों को पढ़ांदा है, ये इज़्ज़त वैसे ही बन जानी है, भले आप बड़े बोगस टीचर हों, भले आप बड़े गुस्से वाले टीचर हों, भले आप बड़े सड़ीले सड़े हुए टीचर हों, आपकी 50% इज़्ज़त वैसे ही बन जानी है कि वाओ माशाल्लाह टीचर है। तो लेकिन जब आप अगर अच्छा पढ़ाते होंगे, आपके स्टूडेंट्स बोलेंगे, आपके नताइज बोलेंगे, तो फिर तो आपकी इज़्ज़त वाक़ई और ज़्यादा होगी कि यार बड़ी अच्छी टीचिंग करता है। लेकिन ख़ैर ये एक अलग इश्यू है। ये एक अलग इशू है कि एक्चुअली टीचर की समाज में उतनी इज्जत नहीं जितनी होनी चाहिए। हम लोग एक अनपढ़ इंसान जिसके पास दौलत है, उसकी ज्यादा इज्जत करेंगे, एक टीचर की उतनी इज्जत नहीं करेंगे। करेंगे सही इज्जत टीचर की कि ये नहीं यार टीचर है, अंदर से आवाज आती है कि नहीं इसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब इज्जत देने की बारी आएगी तो हम टीचर को पीछे कर लेंगे, दौलतमंद और पोजीशन वाले बंदे को आगे कर लेंगे। तो बात ये है कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, ज़्यादा तफ़सील में इसको नहीं खोलूँगा, आप लोगों के सवालात लूँगा। बात कहने का ये मकसद है कि आप जितना मर्ज़ी शऊर हासिल कर लें, आप जितनी मर्ज़ी तालीम हासिल कर लें, आप जितनी मर्ज़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, यूट्यूब, इंटरनेट इधर-उधर से, लेकिन जब तक आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को, इस सारी ज़हानत को, इस सारे शऊर को किसी एक जगह पर मरकूज़ करके नहीं लगाते ना, किसी मामलात में इनको यूज़ नहीं करते ना, तो फिर ना तो आपको तजुर्बा हासिल होगा और ना ही आपकी तालीम, शऊर, सोच, विज़न को कोई मानेगा।
हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि हमें इंफॉर्मेशन लॉर ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव फ्रॉम इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, हमें हमारे पास बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारे पास शऊर भी आ गया हुआ है, ज़ाहिर इंफॉर्मेशन आती है तो शऊर भी थोड़ा बेहतर होता है। हमारे पास तालीम है, हम लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, तो अब हमारे इस शऊर को, इस सोच को, इस तालीम को, इस विजन को कोई बंदा नहीं मानेगा। आप अपने बड़ों के साथ बैठ जाएं, मैं कहता हूं आप आप मुझे आके कह लीजिएगा सर इस तरह, तो लिहाजा तजुर्बे की अहमियत कभी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। आपने तजर्बा लिया, कुछ नताइज देने हैं, तो तब आपकी मुआशरे में इज्जत होगी। आपको जो पहले से मौजूद तजुर्बा है उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। वो गलत तजुर्बा है, वो गलत तरीके से लिया गया है, वो गलत शऊर से लिया गया है, नेगेटिव शऊर से। आपको उस तजर्बे की चाहते हुए या ना चाहते हुए इज्जत करनी पड़ेगी, एहतराम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता जी इन्होंने पता नहीं है, ये गलत कर रहे हैं, मुझे पता है। हुजूर वाला आपकी फिर कोई इज्जत नहीं है। आप अगर अपने घर वालों को कहेंगे ना कि जी तो कुछ पता ही नहीं है, बाहर निकलेंगे ना उनको कह के या उनसे आप उनसे मुकाबला करके उनसे आप अपने शऊर को ज्यादा मनवा कर आप किधर बाहर जाएंगे। बाहर तो ऑलरेडी आपको कोई बंदा आपको नहीं इज्जत करेगा कि जेड़ा बंदा अपने घर दे नाल सगा नहीं आया तो साडे नाल की सगा होएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि आप तजुर्बे को जरूर अहमियत दें, आप तजर्बा हासिल करें। अगर आपके पास शऊर है, इल्म है, इंफॉर्मेशन है, विजन है, आप उसको मिला के ना एक हंडिया पकाएं जो कम से कम 4-5 साल चूल्हे पे जलती रहे, हल्की आंच में। छोटे छोटे काम अच्छे तरीके से करें, बेहतरीन तरीके से करें। फिर एक वक्त आएगा कि आपसे पूछा जाएगा, आपसे काम लिया जाएगा, आपको कहा जाएगा, आपको माना जाएगा। आप खुद को मनवाने की कोशिश ना करें खुद, फिर कोई भी नहीं मानेगा। सारे आपको जो है वो कहेंगे आया तू बड़ा मामा, तू आया बारू मास्टर की कर रहे हैं, तू आके सामू सबक पढ़ाना है। ना माँ अपनी बेटी का मानती है, ना बाप अपने बेटे का मानता है। तो इसलिए आपको पहले रिश्तों का तकद्दस, उनका एहतराम करना पड़ेगा। तब आपको आगे जगह मिलेगी आगे चलने के लिए, अपने शऊर को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी तालीम को इस्तेमाल करने के लिए। आप पहले ही लड़ जाते हैं, आप झगड़ा कर लेते हैं, तो आप अपना शऊर किधर इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी तालीम किधर इस्तेमाल करेंगे। फिर जुबान ही है, फिर उससे कहें जी मैं मास्टर किते है, मैं एमफिल किते है, मैनू पता है किंज होता है, मुझे सब पता है क्या होता है। सर कोई भी नहीं मानेगा। वो कासिम अली शाह साहब कहते हैं ना कि आप अपने मुंह से अपने आप को मनवाने निकलेंगे ना, तो हुजूर वाला शहर का कुत्ता भी नहीं मानेगा। आपको इतने अपने जो इर्द गिर्द रिश्ते हैं, बड़े हैं, तजुर्बे वाले हैं, गलत सही बात की बात है, आपसे बड़े हैं, आपसे ज्यादा तजुर्बा है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, इसलिए उनको उनके आगे झुके, उनका एहतराम करें, ना चाहते हुए भी उनका एहतराम करें, उनको इज्जत दें, ताकि वो आपको आगे भी। असूल घर में है और यही असूल मुआशरे में है। मुआशरे में भी आपको जो जो लोग पोजीशन पे हैं किसी पे, वो बेशऊर भी हो सकते हैं, वो कम तजर्बे वाले भी हो सकते हैं, मेहनती हो सकते हैं। वो देखो मेहनती होंगे तो तभी किसी पोजीशन पे पहुंचे होंगे, को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर आप उनके साथ काम करते हैं, काम करते करते आप उनको जो है वो बताते हैं जी ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, फिर वो आपको मानने लग पड़ते हैं। तो इसलिए शऊर होने के बावजूद बेशऊर लोगों के साथ चलना, अमल करना, तजर्बात से गुजरना, मुआमलात करना, फिर कहीं जाकर लोग आपके तजर्बे को या आपके शऊर को मानने लग जाते हैं। आई एम गोइंग टू वेलकम योर क्वेश्चंस। आप अपने सवालात कर सकते हैं जी मिस मारिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एज यूजुअल बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की और बहुत ही अपना कीमती वक्त जो आपने हमें दिया, हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं एक बार फिर। आपने यहाँ पे बात की तजर्बे की, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये बेहतर होता है आजकल की यूथ जो करती है कि अब बच्चे ने एक डिग्री कर ली, उसके बाद वो एक ही जगह कंसिस्टेंटली काम करता है और उसको लग रहा होता है वो तजर्बा ले रहा है, 3 से 4 साल वो एक ही ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करता है जिसमें वो उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो क्या
ये भी एक्सपीरियंस है? अच्छा, ये पता क्या बात है, मैंने ये याद रखें, जॉब मैंने थोड़ी सी की है। जॉब जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो अगर तो देखो दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप फर्ज करें आपको 30-35 हजार या 40-50 हजार की एक जॉब रीजनेबल ऑफर हो गई है, आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो गए, चल यार जॉब तो मेरी चल रही है, खर्चे मेरे चल रहे हैं, ओके हो गया, तनख्वाह अच्छी है, तो फिर आप जो चीजें मजबूरी होती हैं वो तो सीख लेते हैं आप, जाहिर है। आप जॉब में एंटर हुए हैं, आपने जो इधर उधर से माहौल में सीखा, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाया, जो चीजें सीख ली, आपको एक काम जो साइन होता है आप बड़े आराम से उसको पूरा कर लेते हैं। एक तो पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए कि यार चल ठीक है, मैंने पैसे लगते हैं, मैं काम करना पे, दैट्स इट। आप आपके पास फारग टाइम निकल आता है, आप उसमें इंटरनेट यूज करते हैं, गप्पे लगाते हैं, आप गॉसिप करते हैं, फिर आप ये छोड़ देंगे, आपकी तरक्की होगी या आपकी तनख्वाह ज्यादा होगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि एक बंदा जो सीखने वाला होता है, वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा के इतनी सारी चीजें सीख लेता है कि वो काफी काम को समझ जाता है, इदारे को समझ जाता है, फिर वो डिमांड करता है। इसके बगैर आप डिमांड करेंगे ना, तो आपको कहेंगे भाई अपना काम करके तेरी तनख्वाह क्यों बताइए, तू जितना काम करना है उतना तेरी तनख्वाह ठीक है। देखो, आपने अगर महंगा होना है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। और अगर 2 साल बाद आपको ये खुद ही महसूस होगा कि यार बस मेरी ना अब इधर ग्रोथ रुक गई है, मैंने जो चीजें सीखनी थी सीख ली हैं, अब मुझे आई शुड जंप टू द नेक्स्ट कंपनी। 2 से 3 साल मेरा नहीं ख्याल, या शुरू में आप पहली कंपनी में 4-5 साल लगा सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली उसके बाद स्विच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही जगह रहने से, एक ही जगह पर काम करने से आपके अंदर एक तो कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा, और दूसरा आपके अंदर ये डर पैदा हो जाएगा कि यार जॉब नहीं होगी तो मैं की करांगा, कंपनी वाले मैं कट करनगे तो मैं की करांगा। ये चीजें आपको तंग नहीं करेंगी। आप स्विच करना जानेंगे ना, आप 3-4 साल एक कंपनी में जब ये फील करेंगे यार मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मेरे लिए सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, आप डिमांड रखें, आप तनख्वाह की डिमांड रखें, आप कोई एक्स्ट्रा काम लें, उनको करके दिखाएं, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं समझ रहे, कि वो कह रहे हैं कि नहीं यार बस ऐसे ही ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट स्विचिंग टू अदर कंपनी वेयर यू कैन गेट हायर सैलरी और यू कैन गेट योर ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ। ठीक हो गया जी? बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं और वो एक ही जैसे पैटर्न के साथ चलते रहते हैं। आउटडेटेड चीज़ों को वो बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं और वो फिर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में बैठ के, किसी कंपनी में बैठ के अपने जूनियर्स को कह रहे होते हैं कि हम सीनियर्स हैं, हमने दुनिया देखी है। लेकिन उन्होंने दुनिया तो देखी होती है, लेकिन वो आजकल जो ऑटोमेटेड दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, वो इसमें नहीं जी रहे होते हैं और उन्हें आजकल का पता नहीं होता। जब वो यूथ के साथ टकराते हैं तो ये एक अजीब-सा क्लैश आ जाता है, तजर्बे और यूथ के दरमियान। क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसे लोग ना आपको बड़ी जगह पे मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। याद रखिएगा कि आप यू बिकम रेडी, आप रेडी रहें, आपको हर जगह पे ऐसे लोग मिलेंगे। ये अभी मैंने पिछले जवाब में 2 कैटेगरीज का जिक्र किया। जो पहली कैटेगरी थी ना, वो यही कैटेगरी है कि वो एक्सपीरियंस लेते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी जगह कंपनी में बना लेते हैं। स्पेशली सरकारी इदारों में जब ये काम होता है ना, तो फिर वो बैठ जाते हैं, वो समझते हैं कि बस सारी जिंदगी साड़ी हूं ऐसे ही लंघनी है, इसी तनख्वाह पे गुजारा करना है, या तनख्वाह के लिए रोते रहेंगे जी हमारी तनख्वाह कम है, वो बाहर वो तहरीक चलाएंगे, वो असम्बली हाल के बाहर होंगे ऐसे लोग कि जी हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। ये नहीं पता कि आप भी नहीं सीख रहे, आप भी आगे नहीं बढ़े, तो सिर्फ तनख्वाहें क्यों बढ़ाएं। तो और फिर ये जो लोग फिर जब बैठ जाते हैं ना, क्योंकि इनका काम रुक चुका होता है, इन्होंने जो सीखना होता है सीख ही होता है, इनका सीखना रुक चुका होता है। काम ये कर रहे होते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन इनका सीखना रुक चुका होता है। और आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट है, तो कोई भी जवान, कोई भी या कोई भी नई एंट्री आती है ना, वो जाहिर से बैठ जाए, क्योंकि खुद उनका सीखना रुका होता है। तो जब दूसरे आते हैं, नई जनरेशन आती है, तो वो जो है वो उनको खतरा महसूस होता है कि ये तो हमसे आगे निकल जाएंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी देसी दुकान डाली है अपने मोहल्ले में, मैंने उसको, या मैंने एक जनरल स्टोर डाला है, मैं उसको बड़ा स्टैब्लिश करके, मोहल्ले में कोई स्टोर नहीं था, मैंने स्टोर डाला है, दुकान डाली है, मैंने उसको स्टैब्लिश किया, इन्वेस्टमेंट की, एक नाम बना लिया। अब मुझे 5-10 साल हो गए स्टोर को बना के, मैं अब बात ना उस स्टोर पे बैठ गया हूँ, अब मेरा नाम चल गया, लोग आते हैं चीजें ले जाते हैं।
अच्छा 10 साल बाद एक बंदा नया आता है, वो इधर उधर से सर्च कर केस है, और उसकी जब मुझे पता था कि यार मेरा मैं आराम में पैसे खाने 10 साल हो गए मैंने स्कोर बनाया, अब मुझे उससे जेलसी होगी, मुझे हसद होगा उस बंदे से कि यार ये तो मेरा रिजल्ट लेके जा रहा है। ये ऑटोमेटिकली ये हर जगह पे होता है। इसके लिए नई नस्ल जो है ना, उसको जो यूथ है, जो नई एंट्री है, उसको ये ख्याल करना पड़ेगा कि यार मैं सेहत है बड़ा कुछ है, लेकिन मैं इसकी अना, इसका गुरूर या इसका फखर या इसकी आउटडेटेडनेस को ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। इसको यस सर बोलना है और मैंने आगे बढ़ना है। जब तक आप उसको यस सर नहीं बोलेंगे ना, आप बिलीव करें आपको कोई बंदा आगे नहीं गुजरने देगा, ये पक्की बात है। जी नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया। जल्दबाजी क्या है और इससे कैसे डील किया जाए? अच्छा जल्दबाजी पता क्या, छोटी सी सबसे टाइनी माइक्रो एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने मेरे सामने कोई बंदा आया तो उसके एक्सप्रेशन बड़े अजीब से थे, या मुझे लग रहा है कि जैसे वो रेड पूछा कि है रे बड़े लाल हो कितने लड़के आए हो। अच्छा अगला बंदा मुझे बताना नहीं चाह रहा, अगला कहेगा नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, सब खैरियत है। हालांकि आपको पता है कि आपने उसके फेस एक्सप्रेशन देख लिए और आपने बोलने में इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा किया, आपने ये नहीं देखा कि उसका मूड कैसा है, या आपने ये नहीं देखा कि वो आपसे बात सही करना चाहता है या नहीं चाहता, या उस आप उसका आओ देखा ना ताओ फौरन उससे पूछ लिया हाँ जी भाजी आज बड़े लाल होए हो, जल्दबाजी है। ठीक है। और एक एक चीज आपके आपने एक चीज तय की है जी, मैंने फर्ज करें शाम को आपने कोई डिश बनानी है, आप से कहा कुछ चीजें खिलानी है तो मैंने अपने भाई से मंगवानी है, ये सारा आपका प्लान आपके जहन में आ गया। अब चूंकि आपका भाई बिजी है किसी जगह पे, वो घर पे नहीं आ पा रहा, क्योंकि आपकी शाम को भी दोस्त ने आना है, आपका पूरा प्लान है कि ये चीज बनानी है। अब आपको में है, आपकी इमेजिनेशन में है, लेकिन आपका इख्तियार नहीं है कि आप खुद उठ के जाके कोई काम करें, तो ऑब्वियसली फिर आपके अंदर एक जल्दी पैदा होगी कि नहीं यार एक काम जल्दी तरह। उसके लिए आप भाई को फोर्स कर सकती हैं, उसके लिए आप वालिद साहब को फोन कर सकती हैं, उसके लिए आप वालदा को कह सकते हैं। तो इसलिए आपका जो एक तो मुशाहिदे को फौरन अल्फाज देना, और जो चीज आपकी इमेजिनेशन में आ जाए उसको जल्द जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करना, ये देखे बगैर कि मेरा इख्तियार क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, या मेरा मेरी इसको इससे मजबूर होके, ये चूंकि अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, इससे मजबूर होके बंदा फिर अपने अमल को तेज करता है, अपनी जुबान को तेज करता है, अपनी पोजीशन से तजावुज करता है, जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करता है। अब देखिए शऊर में ना विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन बंदे की बड़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन यहाँ पे इम्तिहान ये है कि आपने रिश्तों का, पोजीशन का और दायरा क्या मेरा तो कर लूंगी। अमूमन हमारे साथ ये होता है कि जब हमें कुछ चीज नजर आ रही हो कि ये गलत हो रही है या ऐसा हो सकता है, तो हम ना इस ना दाएं ना देखते हैं बाएं, कौन पोजीशन है, मामू खड़े हैं चार की, वो पोजीशन नहीं होता। इसलिए ये चीज जल्दबाजी का मुजाहरा, जल्दबाजी में आती है, यूं जल्दबाजी जन्म लेती है। जी नेक्स्ट। जी बहुत वालेकुम शुक्रिया। सहीला। क्वेश्चन बात नहीं मान रहे होते, जो हम करना चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं करने दिया जाता, तो इस मामले में हम क्या करें? अच्छा आपको ना थोड़ा वेट करना चाहिए वहां पे। हम ना बड़ों को फौरन कहते हैं जी हमने ये करना है। अपने कोई भी काम करने से पहले ना आपको ग्राउंड बनाना पड़ता है, आपको पहले मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। फर्ज करें मैं कहीं जॉब पे जाता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे शाम को जल्दी जाना है घर पे। अच्छा एक तरीका मैं जो है ना
सुबह जाते ही जो है वो बॉस को कहूँ जी मैंने ना शाम को जल्दी जाना है, आप बॉस मेरा फौरन कहेगा नहीं नहीं ये आज तो काम पड़ा है, आज तो ये काम आपने करना है, ये काम करना है, तो शाम को तो आप नहीं जल्दी जा सकते, तो मैं उधर ही मेरा सारा दिन परेशान गुजर जाएगा और मैं शाम को जल्दी भी नहीं जा सकूंगा। अच्छा एक तरीका ये है कि मैं सुबह जाते ही जाके ना मेहनत करूं, फुल सारा काम करूं, एफिशिएंसी से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे फुल काम करूं और दिन को लंच पे या मैं हो सकता है वो आपको इजाजत मिल जाए। बात ये है कि आप कोई भी चीज मनवानी है ना वो फौरी तौर पे नहीं कहनी, आप आराम से पहले मेंटली उसको पहले उसको फ्लो करें कि जी मुझे ये चाहिए या ये काम करना है या शाम को ये करना है या कल ये करना है परसों ये करना है, रिएक्शन देखें कितना सख्त है, हाँ है ना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज के बारे में दलील बनाएं कि चलिए इससे ये फायदा हो सकता है, इससे ये फायदा हो सकता है, फिर देखिए आगे से रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन देख के अपना जोर लगाएं, पहले ही ना अपना जोर लगाएं नहीं जी मैं करना है, मुझे नहीं पता, मैंने तो इरादा किया होता, मैंने करना है, मैंने प्लान बनाया हुआ था, आपने अपने अंदर से प्लान बनाया होता है और जो ही आपको बाहर से रेजिस्टेंस आती है तो फिर आपको डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया सर। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टाफ में अक्सर लोगों का रवैया अपनी मैडम से सख्त हो तो ऐसे मिजाज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल का क्या तरीका होगा, जबकि नरमी से उनको हैंडल किया जाता है फिर भी वो सीरियस नहीं होते, सीरियस नहीं लेते, फिर उनको कैसे ट्रीट किया जाए? अच्छा ये सवाल जरा दोबारा रिपीट कीजिए कि कौन छुपा रहे हैं और कौन, कोई प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स की बात हो रही है या ओहदे की बात हो रही है? जी ये बात हो रही है कि जो हेड हैं वो स्टाफ को अगर वो कोई नॉन सीरियस बिहेवियर शो करते हैं तो प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, वो फिर भी सीरियस नहीं होते बल्कि रोबदार लहजे से अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे एक हेड ट्रीट कर सकती हूँ? अच्छा हेड के तौर पे याद रखिएगा जब आप किसी की हेड है ना वाला दरमियान प्रिंसिपल का होता इसीलिए होता है कि वाइस प्रिंसिपल डायरेक्टली टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करे और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करे और प्रिंसिपल देखे कि टीचर्स का क्या एक्शन रिएक्शन है और जो टीचर्स हैं वो डायरेक्टली हेड के रिएक्शन को जांच ना सके। वाइस प्रिंसिपल का बेसिकली ओहदा ऐसा होता है, तो इसलिए इफ यू आर द हेड ऑफ सम इंस्टीट्यूशन, इफ यू आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, यू नीड टू मेक श्योर देयर आर सम रूल्स व्हिच शुड बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। आप किसी एम्प्लॉय के साथ से आएंगे, आपकी नरमी का फायदा उठाएंगे और गलती भी छुपाएंगे, गलती छुपाना हर इंसान की फितरत है, लेकिन याद रखिएगा इफ यू आर हेडिंग सम डिपार्टमेंट सम इंस्टीट्यूशन यू नीड, आप शाम को या दिन को जब ड्यूटी ऑफ हो जाती है आप उनको बिठा के खाना खिलाएं, आप उनके साथ बैठ के खाना खाएं, आप उनके साथ गपशप करें, आप उनके साथ कैंटीन जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन ऑन द ड्यूटी यू नीड टू मेक श्योर यू आर प्रोफेशनल एंड यू एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी प्रोफेशनल। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे पास टाइम बहुत कम है, कोई नसीहत कर दीजिए तजर्बे की अहमियत से रिलेटेड, और इसी क्वेश्चन के साथ ही हम आपसे यहाँ पे इजाजत शऊर का एक सवाल आया था मिस मारिया, उससे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देता हूँ। शऊर का एक सवाल आया था। जी चलिए मैं बता देती हूँ सर, टाइम हमारे पास बहुत कम है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी क्वेश्चन इंशाल्लाह। चलें ठीक है, चलें ठीक है, बात यही मुख्तसर है कि देखिए अल्लाह ताला ने अगर आपको शऊर दिया है, आपको आपको आपको
सोच दी है ना, तो आप ना अपने आप को मनवाने की कोशिश ना करें। खुदारा ये काम ना करें। सोच रहा है कि आप बीवी हैं, अपनी पोज़ीशन को एनालाइज़ करें और उसके मुताबिक अपनी सोच और शऊर को इस्तेमाल करें। शऊर को इस्तेमाल करना एक आर्ट है। शऊर अल्लाह ने आपको दे दिया है, इसको इस्तेमाल करना एक आर्ट है। उस आर्ट को सीखिए, अपनी पोज़ीशन को एनालाइज़ करिए, अपने दायरा इख्तियार को देखिए और उसके बाद कोई एक्शन करें। क्योंकि इस इन सारी चीज़ों को सोचे बगैर एक्शन करना आपको मुँह की खानी पड़ती है। फिर आप जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, फिर आप मायूस हो जाती हैं ज़िंदगी से कि हमें कोई समझता नहीं, हमारी बात नहीं मानी जाती। हालाँकि हम था ना, हर बंदा अपने-अपने सही गलत पे है। वो